हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष लांबा और मैं वेलकम करता हूं आपका इन्फॉर्मेटिव हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, ये तो सभी को पता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, सबमरीन क्या होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि मॉडर्न नेवल वॉरशिप की 7 कैटेगरी हैं, जिसमें शामिल है एयरक्राफ्ट कैरियर, क्रूजर, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, कॉर्वेट्स, एम्फीबियस असॉल्ट शिप और सबमरीन। अब आप कहोगे कि इसमें बैटलशिप तो शामिल ही नहीं है। तो दोस्तों, बैटलशिप का मतलब है एक ऐसी आर्मर्ड वॉरशिप जिसमें बड़ी बड़ी तोपें लगी हों। 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में यह सबसे पावरफुल नेवल वॉरशिप होती थी, लेकिन जैसे जैसे डिफरेंट टाइप की मॉडर्न वॉरशिप आने लगी, ये पानी से गायब होने लगी। लास्ट अमेरिकन बैटलशिप मशूरी BB-63, जिस पर जापानीज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया गया था, वो 31 मार्च 1992 में डीकमीशन कर दी गई। इसके अलावा भी काफी इंटरेस्टिंग जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में आपको, तो इसे लास्ट तक जरूर देखना। और जो भी नए आए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर HMS हार्मस था, जो 1924 में ऑपरेशनल हुआ। एयरक्राफ्ट कैरियर एक कंट्री को पावर देता है कि वो अपने मेनलैंड से काफी दूर जाकर अपनी एनिमी के खिलाफ एयर ऑपरेशन कर सके। एयरक्राफ्ट कैरियर के पास इतनी फायर पावर होती है कि कुछ कंट्रीज की एयरफोर्स के साथ अकेला ही मुकाबला कर सकता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, स्ट्राइक मिशन, टारगेट हंटिंग के साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्पेशल ऑपरेशन और सर्च एंड रेस्क्यू मिशन एक साथ कर सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर 3 से लेकर 5000 तक पर्सनल रह सकते हैं। हालांकि एयरक्राफ्ट कैरियर में सरफेस टू एयर मिसाइल, गन्स और दूसरे वेपन होते हैं, फिर भी ये कभी अकेला नहीं चलता। दूसरी और टाइप की शिप के साथ चलता है, जिसे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कहते हैं, जिसमें आमतौर पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर, कैरियर एयर विंग, कम से कम एक क्रूजर, 2 डिस्ट्रॉयर या फ्रिगेट्स, सबमरीन, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई शिप शामिल होती हैं। बड़े बैटल ग्रुप में एयरक्राफ्ट कैरियर अक्सर कमांड प्लेटफॉर्म का काम करता है। ट्रेडिशनली ये फ्यूल के तौर पर डीजल का यूज करते हैं, लेकिन अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर्ड है। दोस्तों, इंडिया ने अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर 1957 में खरीदा, जिसका नाम INS विक्रांत था। दोस्तों, कॉलोनियल टाइम में एक क्रूजर पूरी दुनिया में घूमता था, मेनलैंड से दूर जाकर अपनी ताकत दिखाता था। इस टाइप की शिप का नाम तो वहीं पर है, पर काम चेंज हो गया है। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद और दूसरे वर्ल्ड वॉर से पहले, यानी 1918 से 1939 के बीच, जिसे इंटर वॉर पीरियड भी कहा जाता है, एक ट्रीटी से क्रूजर के साइज को 10,000 टन तक सीमित कर दिया गया। इस ट्रीटी में क्रूजर को 2 टाइप में डिफाइन किया गया था। हैवी क्रूजर, जिसमें 8 इंच की 8 से 10 गन हो, और लाइट क्रूजर, जिसमें 6 इंच की 12 से 15 गन हो, और साथ ही में ये दूसरे वेपन के साथ एंटी एयरक्राफ्ट गन भी कैरी कर सकते थे। वॉर टाइम में क्रूजर अकेले ऑपरेट करते थे, दुश्मन के ट्रेड रूट को ब्लॉक करने के लिए। इन दोनों टाइप के क्रूजर की टॉप स्पीड लगभग 30 नॉट तक होती थी। आजकल के क्रूजर नॉर्मली गाइडेड मिसाइल वॉरशिप होते हैं, जिनका डिस्प्लेसमेंट 7 से लेकर 10,000 टन तक का होता है। पहले यूएस नेवी के पास न्यूक्लियर पावर्ड क्रूजर भी होते थे, लेकिन 90s में उन सभी को डीकमीशन कर दिया गया। आज के टाइम यूएस नेवी क्रूजर को ऑपरेट नहीं करती। चलिए अब डिस्ट्रॉयर पर आते हैं, लेकिन उससे पहले टॉर्पीडो के बारे में थोड़ी बात करते हैं। 1866 में एक इंग्लिश इंजीनियर, जिसका नाम रॉबर्ट व्हाइटहेड था, उसने पहला इफेक्टिव सेल्फ प्रोपेल्ड अंडर वाटर टॉर्पीडो इन्वेंट किया, जिसका नाम व्हाइटहेड टॉर्पीडो था। उस टाइम बैटलशिप हैवीली आर्म्ड और प्रोटेक्टेड होती थी गनफायर के अगेंस्ट, लेकिन सिर्फ पानी के ऊपर। इसलिए व्हाइटहेड टॉर्पीडो ने सब कुछ बदल दिया। अचानक से एक ऐसा वेपन आ गया जो एक छोटी सी, तेज और सस्ती सी बोट पर कैरी किया जा सकता था, जिसे टॉर्पीडो बोट कहते थे। वो एक बड़ी बैटलशिप को स्ट्राइक कर सकती थी, उसके आर्मर प्रोटेक्शन को बाईपास करते हुए। इन टॉर्पीडो में इतनी पावर थी कि वो एक ही झटके में बैटलशिप को डुबा सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि इतनी बड़ी बैटलशिप एक छोटी सी टॉर्पीडो बोट को डुबा नहीं सकती। देखिए, टॉर्पीडो बोट के टरबाइन इंजन बोट को इतनी पावर देते थे कि वो लार्ज कैलिबर लेकिन स्लो फायरिंग गन वाली बैटलशिप की रेंज से आसानी से बाहर चली जाती थी। इसके कारण एक नई क्लास की शिप को बनाया गया मेन फ्लीट को टॉर्पीडो बोट से बचाने के लिए, जिसका नाम रखा गया टॉर्पीडो बोट डिस्ट्रॉयर। टॉर्पीडो बोट डिस्ट्रॉयर टॉर्पीडो बोट से बड़े होते थे, लेकिन क्रूजर से काफी छोटे होते थे, जिस कारण से ये ज्यादा मैन्यूरेबल और बेटर इक्विप्ड होते थे टॉर्पीडो बोट के साथ डील करने के लिए। कुछ टाइम बाद ही इन टॉर्पीडो बोट डिस्ट्रॉयर में भी टॉर्पीडो लगाए जाने लगे, जिससे ये बड़ी वॉरशिप को ज्यादा दूर जाकर अटैक कर सकते थे, जहां पर छोटी कोस्टल टॉर्पीडो बोट नहीं पहुंच सकती थी। और यहाँ पर टॉर्पीडो बोट का एंड हो गया, लेकिन टॉर्पीडो बोट डिस्ट्रॉयर का नहीं, जिसे आज के टाइम सिर्फ डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। डिस्ट्रॉयर फ्लीट के प्रोटेक्टर होते हैं। जब सबमरीन का यूज होना शुरू हुआ, तब इनमें सोनार और दूसरे एंटी सबमरीन वेपन लगाने शुरू कर दिए। जब एयरक्राफ्ट नेवल फ्लीट के लिए बड़ा खतरा बन गए, तब डिस्ट्रॉयर में एंटी एयर मिसाइल लगानी शुरू कर दी गई। ये काफी तेज होते हैं, नॉर्मली शांत पानी में 30+ नॉट की स्पीड को अचीव कर सकते हैं। जैसे जैसे डिस्ट्रॉयर ज्यादा बड़े और हैवी आर्म्ड होते जा रहे हैं, एक क्रूजर के साथ इनका डिफरेंस भी कम होता जा रहा है। डिस्ट्रॉयर की तरह ही फ्रिगेट्स भी नेवल फ्लीट में कॉमन शिप हैं। फ्रिगेट्स ज्यादा मैन्यूरेबल होते हैं, इनका काम लार्ज शिप को एस्कॉर्ट करना और एयर सरफेस और अंडर वाटर थ्रेट से प्रोटेक्ट करना होता है। फ्रिगेट सबसे छोटी वाटर सरफेस वॉरशिप है। पास्ट में ये डिस्ट्रॉयर से हल्के वेपन को कैरी करते थे, लेकिन आजकल ये एंटी एयरक्राफ्ट गन और छोटी टॉर्पीडो ट्यूब भी कैरी करती हैं। हालांकि ये एयर थ्रेट से डिफेंस के लिए उपयुक्त नहीं है। इनकी मेन स्ट्रेंथ एंटी सबमरीन वेपन होते हैं। इनमें हेलीपैड और हैंगर होते हैं जो
ऐसे हेलीकॉप्टर को अकोमोडेट कर सकते हैं जिनमें न्यूक्लियर सबमरीन तक को आइडेंटिफाई और अटैक करने की क्षमता होती है। नॉर्मली फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर से स्लो होते हैं, लेकिन आजकल के मॉडर्न टाइम में इनकी स्पीड का डिफरेंस कोई खास नहीं रह गया है। आजकल फ्रिगेट्स का डिस्प्लेसमेंट 3000 टन तक का होता है और स्पीड लगभग 30 नॉट्स तक की। दुनिया का सबसे फास्ट फ्रिगेट इंडियन नेवी का शिवालिक क्लास है जो 32 नॉट तक की स्पीड को अचीव कर सकता है। जो वेसल फ्रिगेट से भी छोटे होते हैं उन्हें कॉर्वेट्स या मिसाइल बोट्स कहा जाता है। ये इतने बड़े नहीं होते कि इनमें एक फुल एयर डिफेंस रडार कैरी किया जा सके, इसलिए इनको बड़े नेवल फ्लीट को एस्कॉर्ट करने के लिए यूज नहीं किया जाता। ये ऑफेंसिव रोल में ज्यादा यूज किए जाते हैं क्योंकि ये अटैक के लिए एंटी शिप मिसाइल का यूज करते हैं। क्योंकि ये काफी छोटे होते हैं, इस कारण से ये मैन्यूरेबल भी होते हैं और इनको हिट करना काफी मुश्किल होता है। बात करें कॉर्वेट्स की तो ये स्मॉल वर्जन होते हैं फ्रिगेट का। यूजुअली ये एक टाइम में एक टाइप का ही मिशन कंप्लीट कर सकते हैं, फिर चाहे वो सरफेस मिशन हो या एंटी सबमरीन वॉरफेयर। आजकल के मॉडर्न कॉर्वेट्स फ्रिगेट्स के समान ही वेपन कैरी कर सकते हैं, जबकि इनका क्रू 50% कम होता है। इनकी टॉप स्पीड 40 नॉट तक हो सकती है। इनका ज्यादातर यूज किनारे के नजदीक ऑपरेशन में किया जाता है। कॉर्वेट्स की सबसे खास बात है इनका मॉड्यूलर डिजाइन। इनको रिकॉन्फ़िगर किया जा सकता है अलग अलग रोल के लिए, जैसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सरफेस वॉरफेयर। इंडियन नेवी के पास इस टाइम 22 कॉर्वेट ऑपरेशनल हैं। एमबीपीएस असॉल्ट शिप की बात करें तो इनका यूज ग्राउंड फोर्सेस को एनिमी टेरिटरी में पहुंचाना और सपोर्ट करना होता है। ये ऑलमोस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जितने ही बड़े होते हैं। ये हेलीकॉप्टर के साथ वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट को भी कैरी कर सकते हैं। इंडियन नेवी का प्लान ऐसे 4 एमपीबीएस असॉल्ट शिप मल्टी रोल स्पोर्ट वेसल प्रोग्राम के तहत एक्वायर करने का है। सबमरीन की बात करें तो ये ऐसे वाटरक्राफ्ट हैं जो कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट अंडर वाटर ऑपरेशन के लिए। propulsion सिस्टम के हिसाब से सबमरीन की 3 कैटेगरी हैं: डीजल इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर पावर्ड और एयर इंडिपेंडेंट propulsion। इंडियन नेवी के पास फिलहाल 15 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, 1 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन और 2 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन मौजूद हैं। दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अपनी राय कमेंट में हमें जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।